हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फोर्थ डायमेंशन के इस चैनल पर। ठीक है बच्चों, आज हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक है, हम फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं जो कि क्लास 12 बायोलॉजी में रहता है। ठीक है बच्चों, है ना? आपको समझ में आ रही होगी क्लासेस, आई होप। पुरानी क्लासेस में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर और आप बने रहिएगा, है ना? आपको जल्दी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लासेस में खुद से पूछे थे। और आज हम एक प्रकार से रैप अप करेंगे हमारे गेमेटोजेनेसिस करके जो टॉपिक था उसका पूरा रैप अप करेंगे। अगली क्लास में फिर हम देखेंगे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है बच्चों, बाय द टाइम हम आज की क्लास शुरू करते हैं। यूनिट 2, द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे क्या हमारा oogenesis। ठीक है, जेनेसिस क्या रहता है मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है बच्चों, जेनेसिस क्या रहता है? फॉर्मेशन या प्रोडक्शन या उत्पत्ति होना किसी चीज की, नया कुछ बनना। ठीक है, वो जेनेसिस होता है। अभी ऊ का मतलब क्या है? यहाँ पे ओ ओ दे रखा है, oogenesis। oogenesis यानी कि ओवा या एग का फॉर्मेशन। क्लियर? ह्यूमन फीमेल की एग का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, देखिए एग कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, एक्चुअल उसका साइज कंपैरिजन नहीं है, जस्ट ये एक दे रखा है। चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे हमारा oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर, देखिए जब हमारा एक फीमेल गैमेट जब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक मैच्योर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? oogenesis बोलेंगे। ठीक है बच्चों, हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? oogenesis बोलेंगे। क्लियर? oogenesis मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। oogenesis is initiated during the embryonic development। ठीक है, when a couple of million gametes mother cell oogonia are formed within each fetal ovary and do not multiply thereafter। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि एक किसी फीमेल के अंदर हमारा क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस रहती है। ठीक है, देखिए आज हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, आपने बोला था पिछली क्लासेस में हमारे कि जो फीमेल के अंदर आज जितने एग्जिस्टिंग एक्स है, ठीक है, एक्स सेल्स है या एक्स है, वो उसको उसकी नानी से मिले हैं। क्लियर? ठीक है, ये एक बहुत बायोलॉजिकल गुड चीज है, बायोलॉजिकल फंडामेंटल चीज है। बट उसको उसकी वो नानी से कैसे मिले हैं, मैं आपको उसका आंसर आज दे ही देता हूं। ठीक है, देखिए हम आगे चल के प्रोसेस देखेंगे, बट उससे पहले समझ लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर जितने एग्स है वो आपकी मदर से आपको मिले हैं। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। क्लियर? और जो आपकी मदर के एग्स हैं, ठीक है, वो सेम एग्स जो आप में ट्रांसफर हुए हैं, वही सेम एग्स वो एक टाइम पे आपके नानी के पेट में भी थे, जब आपकी मदर आपके नानी के पेट में थी। ठीक है बच्चों, स्पेशली फीमेल, समझ में आया? तो जितने एग्स आज आपके ओवरीज में हैं, वो आपकी नानी के पेट में रह चुके हैं एक टाइम पे। अब समझे आप? वो आपके नानी के पेट में एक टाइम पे रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपका जो नानी के एक्स है या आपके जो जो भी एक्स है वो आपके नानी के पेट से या नानी के वूम से आपके पास आए। ठीक है बच्चों, यही इसका जो है वो कहानी है। हम इसके थोड़ी सी और डिटेल में आज देखेंगे पूरी इसका मिथ को। ठीक है, मिथ नहीं बोलना चाहिए, ट्रू है ये। क्लियर? चलिए, इस फंडामेंटल चीज को बोलना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है। These cells start division and stop the process of prophase at prophase 1 of the meiosis। At this stage, these are called primary oocytes। ठीक है, तो सुनना बच्चा, क्या होता है समझ लो। फीमेल प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, कैसे हुई, बर्थ कैसे होगा वो सब बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट हुई, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में चालू हो जाता है oogenesis की प्रोसेस। ये याद रखने की बात है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि oogenesis की प्रोसेस बच्चों कब स्टार्ट हो जाती है? एम्ब्रियोनिक में। मेल में कहा स्टार्ट हो रही थी? प्यूबर्टी में। ठीक है, डिफरेंस है। चलो, इसके बाद हम देखेंगे कि जब वो एम्ब्रियोनिक में स्टार्ट हो चुकी होती है, क्लियर, तो एम्ब्रियोनिक में स्टार्ट होने के बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? सर तो सुनो, पहले तो उसकी मदर से जितने एक्स रहते हैं वो फीमेल बॉडी की ओवरीज में आ जाते हैं। क्लियर? है ना? चलिए, उसके बाद क्या होता है, वो एक सीसेशन में आ जाते हैं। ठीक है, देखो कायदे से तो हमारे जितने भी गैमेट्स है उनको क्या होना चाहिए?
मियोटिक डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड हैप्लॉइड होने चाहिए, ठीक है। तो वो जो एग्स है जो फीमेल बॉडी में अब जो छोटी फीमेल डेवलप हो रही है मदर की बॉडी में, ठीक है, उसमें आ चुके हैं। अब उसमें आने के बाद में जो छोटे एग्स है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट होने लगेंगे हैप्लॉइड में, मतलब वो मियोसिस की प्रोसेस में घुस चुके हैं, ठीक है। बट मियोसिस के प्रोफेज 1 में देखो यहाँ पे दे रखा है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में वो क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। सीज मतलब कि रुक जाते हैं प्रोसेस, उनकी जो प्रोसेस रहती है ग्रो होने की, डेवलप होने की, या मियोसिस की जो प्रोसेस रहती है आगे बढ़ने की, वो सीज हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। भैया कुछ एक्स है वो फीमेल बॉडी से, फीमेल मदर बॉडी से छोटी फीमेल जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, ठीक है, उसमें आए, और उसमें आने के बाद में वो क्या हो गए, मियोसिस कन्वर्ट, मियोसिस भी होने लग गया था, ठीक है, मियोसिस भी होने लग गया, और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आकर वो रुक गए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। अच्छा, जब वो उसमें कन्वर्ट हो रहे थे और वो प्रोफेज 1 में आके रुक गए, ठीक है, तो उस स्टेज को वो ओवरी की जो, सॉरी, जो ओव्यूल की स्टेज थी, ओव्यूल या बोलना चाहिए ओवा की, एग की, ठीक है, वो एग की जो स्टेज थी, उस स्टेज को हमने क्या बोला बच्चों, प्राइमरी oocyte बोला। देखो क्या बोला हमने बच्चों, प्राइमरी oocyte, ठीक है। each primary oocyte then gets surrounded by flattened layer of follicular squamous cells, it is called the primordial follicles, ठीक है। देखो जो हमारा एक एक प्राइमरी oocyte रहता है ना, उसके आसपास में एक फ्लैटेंड लेयर बन जाती है, फ्लैटेंड यानी कि टाइल्स के जैसी, स्क्वेमोस यानी कि टाइल्स के जैसी एक लेयर बन जाती है, ठीक है। वो किसकी रहती है बच्चों, याद रखना फॉलिकुलर, ठीक है, किसकी रहती है, फॉलिकुलर रहती है वो, क्लियर, याद रखना, ये टर्म याद रखना, फॉलिकुलर, ठीक है। इट इज कॉल्ड द प्रीमोडियल फॉलिकल, है ना, फॉलिकुलर की लेयर जब प्राइमरी oocyte पे चढ़ जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं हम उसे, प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। चलो बेटा इसमें याद करने की बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत सारा है, ठीक है, तो याद करते हुए चलना तो आपको याद रहेगा, मतलब को मेमोराइज्ड रहेगा, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स आर फर्मली अटैच्ड टू जोना पेलिसुडा फॉर्मिंग द कोरोना रेडिएटा। अभी ग्रेनुलोसा सेल्स क्या है सर, आपने तो बताया फॉलिकल, बेटा फॉलिकल की लेयर्स को यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स बोल रहे हैं, नहीं समझे आप, ठीक है। सुनो, फॉलिकल्स की लेयर्स को यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स बोल रहे हैं, और जो ग्रेनुलोसा सेल्स है यहाँ पे हमारी, ठीक है, उसकी सबसे जो इनर लाइनिंग है, सबसे जो अंदरूनी वाली है, सबसे जो एग के पास में है, ठीक है, वो क्या करती है, वो फर्मली, मतलब वो टाइट तरीके से, यानी कि टाइटली किससे जुड़ जाती है, जोना पेलोसिडा से, ठीक है। जोना पेलोसिडा की बात करें तो ये जो रेड कलर की रिंग दिख रही है आपको, ठीक है, ये आपकी किस चीज की है, जोना पेलोसिडा की, और जो बाहर की आपको ये ऐसी है ना, इसी ये वाली ऑरेंज वाली जो लेयर दिख रही है, ये कोरोना रेडिएटा की है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जोना पेलेसुडा ये रेड रंग का है, जोना पेलेसुडा रेड रंग का है, और हमारा जो ऑरेंज रंग का है वो क्या है, हमारा कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इनके फंक्शंस हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप इसका स्ट्रक्चर देखते हुए चलो, क्लियर बच्चों, समझ में आया, एक बार कमेंट कर दोगे ना आप, समझ में हमको भी आ जाएगा कि आपको आ रहा है, ठीक है। चलो, a number of these follicles degenerate during the period from birth to puberty, therefore at puberty only 60,000 to 80,000 follicles are left in each ovary, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाय द टाइम जब फीमेल का बर्थ होता है ना, फीमेल चाइल्डहुड में रहती है, 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 13 साल, जैसे ही वो प्यूबर्टी में आती है, प्यूबर्टी में आने तक, या बोलना चाहिए मेनार्ची तक या मेनार्की तक, ठीक है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है, उसके पहले तक 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स ही बचते हैं। कौन से फॉलिकल्स, जो हमने अभी पढ़े, कौन से, प्रीमोडियल वाले, ठीक है बच्चों, है ना, प्रीमोडियल वाले वो 60,000 से 80,000 फॉलिकल ही बचते हैं एक ओवरी के अंदर, दोनों ओवरी में कितने हो जाएंगे आप गणित लगा लीजिए, ठीक है, मैथ्स। चलो इतना समझ में आया आप सभी को, है ना। चलो इसके नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो, later the flattened follicle cells becomes cuboidal and proliferate to produce a stratified epithelium which constitute the membrane granulosa. These cells are called granulosa cells, ठीक है। फिर ये देखो, हमने ये, मैं तो आपको बता ही रहा था कि जो फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स थे ना, जो हमारे पहले थे,
अब वो कैसे बन जाएंगे, क्यूबॉइड के शेप में बन जाएंगे, ठीक है, कैसे बन जाएंगे, क्यूबॉइड के शेप में। क्यूबॉइड पता है ना, स्क्वायर, क्यूब, यस, स्क्वायर वाला, है ना। एंड प्रोलिफरेट टू प्रोड्यूस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना, स्ट्रेटिफाइड यानी कि लेयर बाय लेयर, एपिथेलियम यानी कि आउटर लेयर, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो पहले फ्लैटेंड था ना, अभी वो फ्लैटेंड नहीं रहकर वो लेयर बाय मल्टीपल लेयर्स बन जाएगा और एक मोटी सी एपिथेलियम उसमें ग्रो होने लगेगी, ठीक है। और वो जो मोटी सी एपिथेलियम जो एक्स्ट्रा एक लेयर है अदर देन एग, ठीक है, उसको वो लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, वो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं उसको ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। चलो, follicles at this stage of development are called primary follicles। याद रखना, प्राइमरी oocytes, प्राइमरी follicles अलग अलग होते हैं बच्चों, ठीक है। प्राइमरी oocytes और सेकेंडरी oocytes और वो सब जब हम देखेंगे उसको मियोसिस से लेना देना है। यहाँ पर जो हम फॉलिकल्स देख रहे हैं उसको ग्रेनुलोसा सेल्स और फॉलिकल सेल से लेना देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल बना, कैसे बना, हमने लास्ट स्लाइड में देखा कैसे बना, उसने वो ग्रो होने लगा धीरे धीरे तो वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अ होमोजेनस मेम्ब्रेन, द ज़ोना पेलोसुडा, है ना, ज़ोना पेलोसुडा किस चीज की रहती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर रहती है, ठीक है, अपीयर्स बिटवीन द प्राइमरी oocyte एंड ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, ठीक है। देखो वो बोल रहा है कि एक ज़ोना पेलोसुडा लेयर करके रहती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो कहाँ पे रहती है बच्चों, ग्रेनुलोसा सेल्स यानी कि ऊपर वाली और प्राइमरी oocytes, उन दोनों के बीच में एक वो बनने लगती है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ठीक है। चलो, Zona pellucida is a membrane derived from the ovum. The innermost layer of the granulosa cells are firmly attached to the zona pellucida, forming the corona radiata। ठीक है, ये भी हम चीज देख चुके हैं, जोना पेलुसिडा क्या होती है और वो किस तरीके से कनेक्टेड रहती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। कोरोना रेडिएटा आउटर स्ट्रक्चर होता है और जोना पेलुसिडा इनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चों। देखो, a cavity antrum appears within the membrane granulosa, the follicular cavity increases in size, as the result the wall of the follicle becomes relatively thin। अब सुनना क्या हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक है बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल जो था अब वो डेवलप हो रहा है, भैया डेवलप तो होगा ही ना वो प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम वो डेवलप हो रहा है। अब जब वो जैसे ही डेवलप हो रहा है ना, तो उस डेवलपिंग स्टेजेस में उसमें एक कैविटी फॉर्म हो रही है जिसको हमने एंट्रम बोला है, क्या बोला है बच्चों, एंट्रम बोला है, ठीक है। अभी ये एंट्रम क्या करती है, जो हमारी ऊपर की लेयर है एपिथेलियम है ना, जो ग्रेनुलोसा सेल्स की एपिथेलियम है उसको थिन कर देती है, रिलेटिवली थिन कर देती है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अभी हम प्राइमरी फॉलिकल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमारा प्राइमरी oocyte है, ठीक है। चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट आप अगर इसको बिना स्किप करे वीडियो को और पूरा मतलब प्रॉपर देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, चेन्स धीरे धीरे बैठने लगेगी, हो सके तो 2 बार देख लो वीडियो, ठीक है, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं, कब पढ़े थे तो हमको याद है, ठीक है, बट आप लोग को भी पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं ना, तो जब भी पहली बार सीखते हैं तो आपको पूरा थ्रू आउट क्लियर होना चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे तरीके से प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। चलो, the oocyte now lies acentrically in the follicles surrounded by some granulosa cells called cumulus oophorus, ठीक है। देखो, यहाँ पे बोल रहा है जो हमारा oocyte था, प्राइमरी oocyte था, ठीक है, वो कहाँ पर है, अब कहीं पे बीच में, मतलब एसेंट्रिकली, हमारा जो पूरा सर्कल है, सर्कल के अंदर में ही है, बट सर्कल के अंदर में भी कहां पे है, वी कांट एग्जैक्ट सिचुएट दैट पोजीशन, ठीक है। इन द फॉलिकल सराउंडेड बाय सम ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, उनमें भी सब क्या रहती है, ग्रेनुलोसा सेल्स रहती है, उन पर्टिकुलर ग्रेनुलोसा सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस oophorus बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उन पर्टिकुलर वही वाली सेल्स को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स को, जब इसेंट्रिकली हमारा oocyte सिचुएट कर रहा है, क्यूमुलस oophorus बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम है, आपको याद करके रखना है ऐसी कैसे ही। अब आप उसमें क्या बोलेंगे कि सर आप ऐसा बता रहे हो, ठीक है। देखो, as the follicle expands the stromal cells surrounding the membrane granulosa becomes condensed to form the covering called the theca interna, ठीक है। देखो, वहां पे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हमारी फॉलिकल अभी मैच्योर हो रही है, ठीक है, जब वो मैच्योर हो रही है तो वो क्या बना लेती है, स्ट्रोमल सेल्स, है ना,
द स्ट्रोमल सेल्स सराउंडिंग, स्ट्रोमल सेल्स यानी कि वही फॉलिकल सेल्स एक पतली सी लेयर बना लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड, यानी कि वो, देखो बताता हूँ, हमारी अभी ग्रो हो रही थी, स्ट्रेटिफाइड थी, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स थी उसमें, अभी वो क्या करेगी, फाइनली एक छोटी सी पतली सी टिश्यू का फॉर्म लेगी। अभी वो टिश्यू क्या करेगी, उसको उन्होंने यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स बोला है, ठीक है, वो कंडेंस हो जाएगी, जो इतनी सारी थी वो कंडेंस हो जाएगी और एक थोड़ा सा हार्ड कवरिंग टाइप बनाएगी, और इसको इन्होंने क्या बोल के रखा है, थीका इंटरना बोल के रखा है। ठीक है बच्चों, क्या बोल के रखा है इन लोगों ने इधर, थीका इंटरना बोल रखा है, जो कंडेंस होकर मेम्ब्रेन बनी हमारे पास में, जो रिलेटिवली थिन है, ठीक है। और अगर इंटरना है तो एक्सटर्ना भी रहेगी, देखें हम, चलो ठीक है। थीका इंटरना अगर है तो हमारे पास थीका एक्सटर्ना भी रहेगी, और ये जो थीका एक्सटर्ना है आपकी, ठीक है, ये किस चीज को बता रही है कि आपका सम फाइबरस टिश्यू है जो दो लेयर में डिवाइड हो गया है, एक तो इंटरनल में और एक्सटर्नल में, यानी कि अगर अब मैं बात करूं तो पहले एक्सटर्नल लेयर है, फिर इंटरनल लेयर है, फिर हमारी कोरोना रेडिएटा है, फिर हमारी जोना पेलोसुडा है, और फिर हमारा एग है, ठीक है, सबसे लास्ट में। समझे, आपका कुछ इस प्रकार से अभी सीन है ना, धीरे धीरे करके चल रहे हैं, आप समझते चलना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे ही हमारा थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बनता है, फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी फॉलिकल्स, क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये देखो, प्राइमरी फॉलिकल्स दिख रहा है आपको, है ना, उसके बाद में ऊसाइट दिख रहा है, ऊसाइट तो हम पढ़ ही रहे हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, प्राइमरी फॉलिकल से, और प्रीमोडियल फॉलिकल से हम प्राइमरी फॉलिकल्स पढ़े, प्राइमरी फॉलिकल से हमने सेकेंडरी फॉलिकल्स पढ़े, ये बीच में oocyte तो बस आपका एक वो बताया गया है कि हमारा प्राइमरी जो oocyte है वो अंदर ही है, ठीक है, अभी भी हमारा प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है, बट वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर है, फॉलिकल यहाँ पे आउटर उसको बोला गया, ठीक है। देखो, जैसे कि ये हमारी oocyte है ना, ये यहाँ पे oocyte है बीच में इधर, ठीक है, तो oocyte के ऊपर ऐसा ये जो पूरा है ना, ये काय की लेयर है हमारी, बोलो बच्चों, काय की लेयर है, फॉलिकल की लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, इधर ये सेकेंडरी फॉलिकल बोला है, प्राइमरी फॉलिकल इधर था, सेकेंडरी फॉलिकल इधर है, क्लियर, समझ में आया। चलो, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज जो कि है हमारा क्या, the cells of theca interna later secretes a hormone called estrogen, yes, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो थीका इंटरना की लेयर है, ठीक है, कौन सी वाली, थीका इंटरना, क्लियर, अंदर वाली जो लेयर है वो क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चों, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगी, नीट वाले बच्चे सुने, क्वेश्चन अगर आता है कि थीका इंटरना क्या प्रोड्यूस करती है या एस्ट्रोजन कहां से प्रोड्यूस होता है, और ऑप्शन में अगर आपको वाइस वर्सा या दोनों में से कोई सी एक चीज दिखे तो आपको क्या करना है, लिख कर आना है क्या, कि सर थीका इंटरना एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, और एस्ट्रोजन कहां से प्रोड्यूस होता है, थीका इंटरना से, क्लियर। चलो, इतना डिटेल में और कोई थोड़ी पढ़ाएगा, अरे भाई कैमरा फोकस करो, ठीक है। चलो, अब देखो, at this stage the primary oocyte within the secondary follicle grows in size and completes meiosis 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है, जो प्राइमरी साइट थी, है ना, वो सेकेंडरी फॉलिकल में गई, अब वो जब साइज में ग्रो कर रही है तो वो फाइनली जो सीज हो गई थी प्रोफेज 1 में, उसकी मियोसिस की प्रोसेस, अरे याद आया, है ना, कुछ मिनट पीछे पीछे जाके देखो वीडियो को, जो उन्होंने प्रोफेज 1 में सीज हो गई थी प्रोसेस, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो, वापस से वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब मियोसिस 1 जो है वो क्या करेगा, पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, क्लियर, समझ में आया बच्चों। चलो, देखो, प्राइमरी oocyte था, है ना, प्राइमरी oocyte से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, तो दो हमारे सेल्स बने जो एन और एन के थे, मैं इसके बारे में पुरानी क्लासेस में बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमारे एन और एन बने, बट ये क्या आपको इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके ये इक्वल नहीं होते हैं, आपका पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte से, जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte बनता है तो आपका एक जो रहता है वो पोलर बॉडी रहता है, डेट इज बेसिकली वो एक एक्स्ट्रा चीज रहती है, ठीक है, उसका कुछ काम नहीं रहता है, और वो रैंडम रहता है, आप मत बोलना कि सर हमेशा राइट वाला रहेगा, नहीं,
ऐसा नहीं होता है, वो बस डायग्रामेटिक एक व्यू है, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, ये देखो देखो फर्स्ट पोलर बॉडी है और सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्दर मियोसिस की मियोसिस 2 वाली प्रोसेस में जाएगा और जो हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर, इट विल जस्ट गेट डीजनरेटेड, ठीक है बच्चों। हाँ सर ठीक है, समझ में आया? आई होप ये इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो पढ़ो जब तक। देखो, it is an unequal division resulting in the formation of large haploid cells, large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. It is also haploid. हमारी जो पोलर बॉडी यहाँ पे फॉर्म हो रही है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, वो हैप्लॉइड है और सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड है, बट जो टाइनी बॉडी है वो आगे चल के डीजनरेट हो जाएगी, उसका कुछ काम नहीं रहेगा, है ना। और जो हमारी सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ पे जाएगी, आगे मियोसिस 2 में जाएगी, ठीक है। और ये कैसी रहती है, अनइक्वल रहती है, ठीक है। हमने स्पर्मेटिड्स में या हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि उसमें इक्वल रहता है, यहाँ पर क्या है, अनइक्वल दे रखा है, ठीक है बच्चों। चलो अरे यस, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte retain bulk of the cytoplasm, it is nutrient rich, ठीक है, of the primary oocytes, ठीक है। देखो सेकेंडरी oocytes में क्या रह जाता है, प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म रह जाता है, और प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म कैसा रहता है बच्चों, न्यूट्रिएंट रिच रहता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocyte जब आगे चल के क्या करेगी, मैच्योर होगी, तो उसको उस न्यूट्रिशन की जरूरत रहेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वो क्या करता है, प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म को रिटेन करके रखता है, ठीक है। चलो अब देखो अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। Then the second meiotic begins but stop at metaphase 2. पहली वाली प्राइमरी oocyte कहां पर आके रुक गई थी, पिक्चर मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, यहाँ पे मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे, नीट वाले बच्चे भैया ध्यान दो स्पेशल, ठीक है, वन वर्ड आंसर, मेटाफेज 2 पे आके अटक गई है पिक्चर, ठीक है। अब वो सीज हो गया प्रोसेस, अब आगे और मैच्योर नहीं होगा, अब आगे वो और जनरेट नहीं होगा, होगा बट कब होगा, लेट अस सी, आगे हम देखेंगे, ठीक है। और देखो हमारा कुछ इस प्रकार से जो रहता है, बनता है पूरा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकेंडरी oocyte है, फर्स्ट पोलर बॉडी है और सेकेंड मियोटिक होगा, ठीक है। इन दोनों में सेकेंड मियोसिस होगा, तो पोलर बॉडी अगेन क्या करेगी, दो पोलर को बनाएगी, ठीक है। तो ये सब भी डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब बेसिकली इनका कुछ काम ही नहीं है ना, ये सब डीजनरेट ही हो जाते हैं। उसके बाद वो सेकेंडरी oocyte है, वो एक प्रॉपर एक मैच्योर बड़े सेल को बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओवा बोलेंगे, ठीक है। और वो एक और पोलर बॉडी बनाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो क्या बोलते हैं, यस, पोलर बॉडी। तो इन टोटल में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद में, आगे नीट का क्वेश्चन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद में कितनी पोलर बॉडी बनेगी, गेस करो, 3 पोलर बॉडी टोटल बनेगी, ठीक है। और जो ये वाली पोलर बॉडी बन रही है इसको सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं, बट ये जो दो बन रहे हैं इनको कंसीडर भी नहीं करते। बट एंड ऑफ द डिस्कशन इज कि हमारा जो पोलर बॉडी बननी चाहिए कितनी है, हमारी 3 पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है, समझ में आया। चलो भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्या है, द सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस द मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अब हमारा जो, कहाँ गया इधर इसमें, यस, हमारा जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो फर्दर डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे टर्शरी फॉलिकल में या ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, ग्राफियन फॉलिकल में। देखो बच्चों आपको ये समझने की बात होना कि जो ग्राफियन फॉलिकल रहता है ना, वो पूरा अब एक मैच्योर हमारा फॉलिकल और एग का पूरा स्टेट रहता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल इज द लास्ट स्टेज कि हमारा पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है फॉलिकल, जो हमारा प्री मॉड्यूल में स्टार्ट हुआ था, जब हमारा प्री मॉड्यूल में स्टार्ट हुआ था।
अब ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक आते आते पूरी तरीके से क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ठीक है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं उसको। क्लियर? ग्राफियन फॉलिकल हमारा फर्दर क्या जनरेट करता है, एस्ट्रोजन जनरेट करता है। याद रखना ग्राफियन फॉलिकल में जो सेकेंडरी फॉलिकल सॉरी सेकेंडरी जो हमारा फॉलिकल स्टेज रहती है, यस, उसमें जो थीका इंटरना रहती है वो हमारी क्या प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन को। ठीक है, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगा आपको कि एस्ट्रोजन कब सेक्रेट होता है और कॉर्पस सॉरी और जो प्रोजेस्टेरोन है वो कहां से सेक्रेट होता है और कब सेक्रेट होता है, थोड़ा सा उसमें है, हम देखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं। ओगोनियम थी हमारे पास में। ठीक है, उसमें जो स्ट्रोमल सेल्स हमने पढ़ी थी, एक तो आउटर कॉर्टेक्स थी, याद करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और अंदर वाले में मिडिल था, सॉफ्ट वाला था, आउटर में जिसकी लेयर थी, जर्मिनल लेयर थी। ठीक है, ऐसी करके डायग्राम था। जो जर्मिनल लेयर थी, जर्मिनल लेयर में से क्या निकला था हमारा, ओगोनियम निकला था। वो जर्मिनल लेयर में कहां से आया, हमने अभी देखा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से आया। ठीक है, अब ये ओगोनियम किस में कन्वर्ट होगा, देखो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगा, ये भी हमने देख लिया। मियोसिस हो रहा है भैया इसमें। ठीक है, अब देखो पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी oocyte है ये। ठीक है, ये भी हमने देखा सर, ये मियोसिस 1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखना, यस देखो, मियोसिस 2 जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके जस्ट पहले वो खत्म होता है। ठीक है, वहां पे वो लिखा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में तो आपका मियोसिस 2 खत्म नहीं होगा, सीज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, है ना? अब हम क्या देखेंगे, ओव्यूलेशन देखेंगे। ठीक है, ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस वेयर ग्राफियन फॉलिकल लूजेस द एग, है ना, या रिलीजेस इट्स एग, सिंपल, या ओवरी रिलीजेस इट्स एग। ठीक है, देखो, द रिलीज ऑफ ओवम सेकेंडरी oocyte, oocyte बोल रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। हाँ, वही डेफिनेशन तो उसकी वही रहेगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे। द ग्राफियन फॉलिकल इज एट फर्स्ट वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द थिकनेस ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी। ठीक है, देखो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, बट वो इतना बड़ा रहता नहीं है। ठीक है, वो बहुत छोटा रहता है कंपेयर्ड टू द थिकनेस ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी। ठीक है, बहुत छोटा सा रहता है। अगर आप ओवरी के आपके कॉर्टेक्स की बात करें, यानी आउटर लेयर की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में ग्राफियन फॉलिकल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, चलो, ऑफ कोर्स सेल छोटा ही रहेगा, वो तो फॉलिकल्स है ना, मतलब सेल्स के हैं छोटे छोटे से। as it enlarges it becomes so big that it not only reaches the surface of the ovary but also forms a bulging in this situation। ठीक है, जब वो शुरू में छोटा रहता है तो उसको वो दिखता नहीं है, बट वो धीरे 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 ग्रो होते 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 कितना मोटा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो ओवरी की सरफेस से बल्ज होता हुआ दिखता है। ठीक है, ये दिख रहा है ओवरी की सरफेस से ये बल्ज होता हुआ, है ना, ये जो यहाँ पे ऐसा बल्ज हो रहा है इसको ग्राफियन फॉलिकल बोला है। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, बल्ज हो जाता है। ठीक है, ये देखो, अल्टीमेटली द फॉलिकल रप्चर्स रिफ्रेश सॉरी रिलीजिंग द ओवम। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो गया, और जो हमारा ओवा है वो क्या हो गया बच्चों, रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये रिलीज होकर कहाँ जाएगा वो सब तो देखेंगे हम आगे वाली क्लासेस में, फिलहाल आपको इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? चलो, आई होप दिस वॉज इजी। एक एमसीक्यू करें हम छोटा सा, आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, सोचिए इसका आंसर बताइए मेरे को। ठीक है, इसका आंसर बताइए। In human females, the oogonia start cell division during the embryonic development stage and stop the process at। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मेरे को तो आंसर पता ही है। आप बताइए आंसर, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता ही होगा। ठीक है, हमने देखा था मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, नहीं, मियोसिस 1 के तो प्रोफेज में होता है,
म्योसिस वन ही है, ठीक है, सब जगह म्योसिस वन रहेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज में रहता है, ठीक है, तो प्रोफेज आपका जस्ट आपका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलो बच्चों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बताओ भाई। देखो क्या बोल रहा है वो, कि हमारा ओव्यूलेशन में ऊ साइट कौन सा रहता है, याद रखना ऊ साइट की बात कर रहे हैं, फॉलिकल की नहीं, ठीक है। रिलीजिंग ऑफ प्राइमरी oocyte फ्रॉम ओवरी, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, रिलीजिंग ऑफ टर्शरी oocyte फ्रॉम ओवरी, या रिलीजिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। भैया ग्राफियन फॉलिकल तो रिलीज नहीं होता है, ठीक है, वो तो खुद एक किसी चीज को रिलीज करता है, तो फोर्थ वाला आंसर तो नहीं हो सकता सही। थर्ड वाला है रिलीजिंग ऑफ टर्शरी oocyte फ्रॉम ओवरी, ठीक है, तो टर्शरी oocyte तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है कि कुछ होता है, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल पढ़ाया है मैंने, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, रिलीजिंग ऑफ प्राइमरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, नहीं, रिलीजिंग ऑफ प्राइमरी oocyte भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्राइमरी oocyte में क्या है, डेवलपमेंट अभी भी हो ही रहा है, ठीक है, प्राइमरी oocyte में हमारा डेवलपमेंट हो ही रहा है, सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte वो स्टेज रहती है जब हमारा मियोसिस टू के मेटाफेज मेटाफेज टू में हमारा जो प्रोसेस है वो सीज हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। चलिए, है ना बच्चों, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम बिना किसी देरी के स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में जाएंगे, ये अगेन एक इजी पोर्शन है, एक इजी टॉपिक है, ठीक है, जल्दी जल्दी हम इसको भी डील करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द ओवम डेट इज शेड फ्रॉम ओवरी इज नॉट मैच्योर, ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं कि जो ओवा निकलता है ओवरी से वो मैच्योर नहीं रहता, हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, वो सेकेंडरी oocyte रहता है, और सेकेंडरी oocyte क्या रहता है, मियोसिस टू के मेटाफेज टू में सीज हुआ रहता है या अरेस्टेड यानी कि रुका हुआ रहता है उसकी प्रोसेस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, भैया सूरज नहीं है ना, ये जली हुई ब्रेड नहीं है गोल, ये वो है जोना पेलिसुडा बताया है, ठीक है। और वो किससे कवर्ड रहता है, जोना पेलिसुडा से, और जोना पेलिसुडा किससे कवर रहती है, कोरोना रेडिएटा से, ठीक है बच्चों, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए, है ना। ये देखो ये हम देख चुके हैं, क्लियर, याद करो। देखो अब जो हमारी कोरोना रेडिएटा और हमारी जोना पेलासुडा रहती है, ठीक है, उनके बीच में देखो a distinct space is seen between the cells membrane Vitellin membrane and the zona pellucida perivitellin space, ठीक है। देखो एक आप डिस्टिंक्ट स्पेस देख सकते हैं कोरोना रेडिएटा और जोना पेलासुडा के बीच में, उस मेम्ब्रेन को, उस जगह को क्या बोला गया है, विटलिन मेम्ब्रेन बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है, विटलिन मेम्ब्रेन, है ना, और पेरीविटलिन स्पेस भी बोला गया है उसको, क्लियर। जस्ट आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। विटलिन एक जगह है जहाँ कोरोना रेडिएटा और उसके वजह से बीच में है, इससे ज्यादा सिंपल और इसका क्या ही एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि जो चीज है सो है ना, इसके पीछे कोई तर्क वितर्क तो है नहीं, क्लियर। चलिए स्ट्रक्चर याद आया, हमने थोड़ी देर पहले और देखा था, ठीक है। अब देखो द फर्स्ट पोलर बॉडी विच सेपरेट्स फ्रॉम द ओवम ड्यूरिंग द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज सीन इन द पेरीविटलिन स्पेस, ठीक है, जो पहली पोलर बॉडी निकलती है ना, हमारी मेयोटिक वन के कंप्लीट हो जाने के बाद में, तो वो हमको कहाँ देखने के लिए मिलती है, पेरीविटलिन स्पेस में देखने के लिए मिलती है, क्लियर, कहाँ देखने को मिलती है बच्चों, पेरीविटलिन स्पेस में। चलो बस ये पेरीविटलिन स्पेस के बारे में था, बल्कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो है वो हम ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं, उसमें साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और कोरोना रेडिएटा रहता है, जोना पेलोसुडा रहती है, ठीक है, और क्या रहता है, पेरीविटलिन स्पेस रहती है, उसमें क्या रॉकेट साइंस है, ठीक है, कुछ ही चीजें रहती हैं। बताओ भाई इसका आंसर, द मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स इमीडिएटली अराउंड द सेकेंडरी oocyte, oocyte के जस्ट पास में कौन सी लेयर रहती है, जर्मिनल एपिथेलियम नहीं होगी, ये तो ओवरीज में रहती है, तो ओवा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवा की बात कर रहे हैं। थीका भी नहीं रहेगी, थीका तो ग्राफियन फॉलिकल की रहती है बच्चों, सॉरी हाँ ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल की जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं,
आउट्रा आउटर लेयर और इनर लेयर, दैट इज एक्सटर्ना और इंटरना रहती है। उसके बाद में क्या दे के रखा है हमारी तीसरी, जोना पेलोसुडा, यस जोना पेलोसुडा रहती है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा नहीं रहेगी, कोरोना रेडिएटा आपकी जोना पेलोसुडा के बाद रहती है ना, मैंने आपको बताया था, मैं पीछे चल के गया था, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो है वो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, सुनना, ग्राफियन फॉलिकल जब हमारा डेवलप हो रहा होता है और जब वो ओव्यूलेशन कर चुका होता है, ठीक है, उसके बाद में जो हमारी एक जो बचता है, मेम्ब्रेन बचती है, या जो एक पीस बचता है हमारे पास में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कॉर्पस लूटियम, ठीक है सर। कॉर्पस का मतलब ही होता है डेड, और यहाँ पे वो डेड नहीं है, मतलब वो ओव्यूलेशन कर चुका है, तो उसका ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है फंक्शन, ठीक है। ये देखो सेकेंडरी oocyte निकल गया यहाँ से, ये ओव्यूलेशन हुआ, ये रप्चर्ड फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे एक येलो कलर की बॉडी कैसी बन गई, किस चीज की, बोलो, कॉर्पस लूटियम की, ठीक है बच्चों। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्रेनुलोसा सेल्स इन द फॉलिकल प्रोलिफिलेट proliferate are transformed into a yellowish glandular mass called the corpus luteum, ठीक है। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, येलोइश ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्पस लूटियम, क्लियर। येलो कलर का एक ग्लैंडुलर मास रहता है, ग्लैंडुलर का मतलब रहता है हमारे इस प्रकार का मास बोलना चाहिए, या इस प्रकार की हमारी वो चीजें रहती हैं जिससे हम कुछ सिक्रीशन करते हैं हॉर्मोन्स का, क्लियर। इससे क्या करते हैं हम, कुछ सिक्रीशन करते हैं हॉर्मोन्स का, ठीक है। चलो ड्यूरिंग दिस पीरियड इट सेक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये इस समय में, यानी कि जो कॉर्पस लूटियम है ना, ओव्यूलेशन के बाद में क्या सेक्रीट करेगा बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन। हो गए भैया आपके दो, ग्राफियन फॉलिकल का जो थीका इंटरना था वो क्या सेक्रेट कर रहा था, एस्ट्रोजन कर रहा था। यहाँ पे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कर रहा है बच्चों, बताओ, प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। तो हो गए हमारे ओवरी के दो हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसमें क्या है, चलो ठीक है। एंड ऑफ इट्स फंक्शनल लाइफ इट डिजेनरेट्स एंड फॉर्म्स अ मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है। देखो अब क्या होता है, जब इसका काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है बच्चों, कॉर्पस एल्बिकन फॉर्म करता है। कौन, कॉर्पस लूटियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन में, जो कि एक व्हाइट कलर का डीजनरेटिंग मास जैसा दिखता है, ठीक है। इसमें कलर का आएगा आई गेस, ठीक है। चलो ये देखो व्हाइट बॉडी, यस, है ना, देखो व्हाइट कलर की बॉडी रहती है और ये डीजनरेट हो रही होती है, ठीक है। देखो, if the ovum is not fertilized the corpus luteum persists for about 14 days, good, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी, अच्छा सुनना, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद में दो केस रहेगा, सिंपल है, या तो प्रेगनेंसी अचीव होगी या तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। अगर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, ठीक है, तो हमारा एक कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 9 महीने तक परसिस्ट रहता है, यानी कि 9 महीने तक सिचुएट करता है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहता है, प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द प्रेगनेंसी, ठीक है। अब सुनना, अब हमारा क्या होता है, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम ही नहीं है, वो केवल कितने दिन तक रहता है, 14 दिन तक रहता है, क्लियर, समझ में आया। चलो ठीक है भैया, आई होप दिस वाज इजी। ये देखो वही चीज बता रहा है ना, इट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, इफ द ओवम इज नॉट इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड लीडिंग टू प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर 3 to 4 months, नाउ इट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, यस, ठीक है। सॉरी, यस, एक छोटा सा करेक्शन है, 3 to 4 months रहता है वो, पूरा 9 महीने नहीं रहता है, क्लियर।
ऑलमोस्ट कितना रहता है वो 3 से 4 महीने तक रहता है। देखो पूरी प्रेगनेंसी में आपकी प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसको सस्टेन करके रखने के लिए। एंड यस, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके प्लासेंटल हार्मोन्स भी सेक्रेट होने लगते हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे भी आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प होती है, ठीक है। जस्ट करेक्ट योरसेल्फ एंड आई विल करेक्ट माई सेल्फ। 9 महीने नहीं रहता है कॉर्पस ल्यूटेम ऑफ प्रेगनेंसी, केवल 3 से 4 महीने रहता है। ओके, चलो भैया आगे बढ़ेंगे हम। The progesterone secreted by it is essential for the maintenance of pregnancy in the first few months. अरे ये तो मैं बता ही रहा था ठीक है। the the progesterone secreted by it is essential for maintenance of, वही लिखा है कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन रहता है वो क्या रहता है, जरूरी रहता है किस चीज के लिए बच्चों, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है। चलो ये देखिए, आफ्टर द 4th मंथ द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट्स एंड द प्लासेंटा बिगिंस टू सेक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। अरे वही तो बोल रहा था मैं, प्रोजेस्टेरॉन आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी रहता है, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है और आपके जो प्लासेंटल हार्मोन, जिनमें से एक क्या है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और भी रहते हैं, वो आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करके रखने के लिए काम देते हैं, ठीक है। चलो आई होप कि ये तो मैंने बता ही दिया तो आपको याद रहेगा। The series of changes that begins with the formation of an ovarian follicle and end with the degeneration of the corpus luteum constituents ovarian cycle। अरे भैया बार बार किसी चीज का बनना, किसी चीज का रिलीज होना, किसी चीज का डिजनरेट होना, किसी चीज का जनरेट होना, ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती है आपका, क्या बनाती है बच्चों, बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाती है। क्या बनाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो लोग, ओवेरियन साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों, आई होप दिस इज इजी, है ना। चलो अब हम क्या देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, ठीक है। मैं आपको जब बोल रहा था कि ये वाले डायग्राम को हम कहां पे देखेंगे बच्चों, लास्ट में देखेंगे oogenesis का, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था। क्यों, क्योंकि जब आप लास्ट में इस प्रोसेस को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने इतनी मगजमारी क्यों करी सर, ठीक है। अब सुनना, देखो हमारा क्या रहता है, स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है ना, प्यूबर्टी के समय में माइटोसिस होता है, डिफरेंशिएट करता है और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड म्यूटिक डिवीजन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटिड्स में, जो कि इमेच्योर रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी स्पर्मियोजेनेसिस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में क्या हो जाता है हमारा स्पर्मेटोजोआ, यानी कि हमारा स्पर्म सेल्स बन जाता है। अभी ये फर्दर डेवलप होते हैं, है ना, और ये फर्दर डेवलप होके हमारे स्पर्मेटोजोअन्स या हमारे उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, स्पर्म्स में। हालांकि वो वही है, ऑर्बिट पर डेवलपमेंट होता है, एक्चुअल उसको जस्ट बात भी नहीं कर सकते। और रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मिएशन, ठीक है। इंसेमिनेशन दूसरी प्रोसेस है, स्पर्मिएशन दूसरी प्रोसेस है। इंसेमिनेशन में क्या होता है, स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर डालना होता है, और यहाँ पे स्पर्मिएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें यहाँ पे केवल स्पर्म्स का रिलीज होना है, ठीक है, अलग प्रोसेस है, ठीक है। आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल देख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, यस, ठीक है। फिर oogonia की अगर बात करें तो माइटोसिस हो रहा है, डिफरेंशिएशन मदर से फीमेल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आ रहा है, ठीक है। फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, फिर सीज हो गई, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में सीज हो गया, ठीक है। बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी आ गई, उसके बाद में फर्स्ट पोलर बॉडी जनरेट होगी, सेकंड oocyte जनरेट होगा, सेकंड पोलर बॉडी जनरेट होगी, और ये वाली पोलर बॉडी भी 2 को बनाती है, जिससे हमारे टोटल 3 पोलर बॉडी जनरेट रहती है, ठीक है, ये वाली और वो 2, तो टोटल 3 पोलर बॉडी बनती है। बट हमारा ओवा कितना बनता है, एक ही बनता है, ठीक है। और ये अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है, और जब ये चीज बार बार होती है उसको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। और ओवेरियन साइकिल जो रहती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हिच बिगिंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में क्या फर्क है, कुछ तो फर्क है, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है, कुछ तो फर्क है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में क्या फर्क है।
ठीक है, मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा क्या फर्क है, ठीक है, तब आपको छोटा सा आपका डाउट क्लियर होगा, इसलिए क्लास की लास्ट तक बने रहिए, भले वो 2 मिनट लगे 10 मिनट लगे, ठीक है। चलिए 10 to 14 ईयर्स, ठीक है। देखो वुमेन्स का क्या रहता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड कब खत्म हो जाता है, 45 से 50 साल की उम्र में, ठीक है, विद द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, एंड इन मैन इट एक्सटेंड्स मच लॉन्गर, ठीक है। मेन जो रहते हैं उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो रहता है वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है, बजाय इसके कि जो फीमेल्स का 45 to 50 ईयर्स में मेनोपॉज आ चुका होता है। मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस हो जाना, अब वो बंद हो गई है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और मेनार्ची या मेनार्की, ठीक है, उसको बोलते हैं जब फर्स्ट मेंसेस होते हैं, ठीक है, और जो बीच में ड्यूरेशन में चल रहा है, नॉर्मल मेंसेस चल रहा है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 ईयर्स रहता है ना, मतलब इस एज में स्टार्ट हो चुका होता है, खत्म नहीं हुआ है। 10 से 14 में खत्म हो गया सर, 10 से 14 में स्टार्ट हो चुका होता है, ये लिखा है, ठीक है। चलो बताओ भाई, इसका आंसर बताओ, समझ में आया है कुछ ना कुछ तो मैंने पढ़ाया हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा, एट द एंड ऑफ द फंक्शनल लाइफ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स एज अ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एज, हाँ, कॉर्पस एल्विकन्स आई गेस, ठीक है, हमने पढ़ा है। कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट होने लगता है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो व्हाइट कलर के ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट होने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। याद रखने की बात यह है कि कॉर्पस एल्बिकन्स आपका व्हाइट कलर का रहता है, और आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है वो आपका येलो कलर का रहता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो, अरे वाह, ठीक है, हमारा इसी के साथ आज का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत सारी चीजें हमने देखी रिगार्डिंग oogenesis और स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, और बहुत सारी चीजें नई भी देखी जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे पेरिविटलिन मेम्ब्रेन। क्लियर, आशा है कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और कुछ भी आपके अगर डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमसे फेस टू फेस मिलना है तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम एंड 4 डायमेंशन कोचिंग क्लासेस जो हमारे इंदौर में है ना, आप हमसे फेस टू फेस भी आके मिल सकते हैं। और जो भी कुछ अगर आपको रहता है क्वेरीज, आप कमेंट कर सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल देंगे, आप उस पर भी आपका क्वेरीज या कुछ भी चीज आपकी जो आप भेजना चाहते हैं, फीडबैक वगैरह या कुछ भी, आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है, आप उसे भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं आपका प्रेरित सर एक बार फिर से आपको टाटा बाय बाय बोलता हूँ, आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी, बाय बाय एंड सी यू।